सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद एमजे। आज हम बात करेंगे कंपनी लॉ के चैप्टर 10 की, जिसका नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स को, और इसमें कवर करेंगे सेक्शन 139 से लेके 148। तो चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं इन सब सेक्शंस को। देखिए, चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में बात करता है। तो सेक्शन नंबर 139 जो इसका पहला सेक्शन है वो कहता है अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स जो होते हैं कंपनी के, उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं पहले अदर कंपनीज जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को हम अलग से डिस्कस करेंगे, तो इसके अलावा जो भी कंपनीज हैं वो अदर कंपनीज के अंदर आएंगी। तो इनका जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, वो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, खुलती है, तो उसके 30 दिन के अंदर ही इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए ऑडिटर को, तो उसके अगले 90 दिन के अंदर कंपनी के मेंबर्स उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। इसके लिए वो एक ईजीएम बिठाते हैं। ईजीएम यानी कि क्या होता है ईजीएम? इमरजेंसी मीटिंग, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी कहते हैं। देखिए, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है, और एक होती है ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो तभी होती है अगर कोई इमरजेंसी कंपनी को इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई या फिर अर्जेंट इश्यूज हैं तो उसके रिगार्डिंग। ओके, तो आपको समझ आया होगा ये। तो फर्स्ट ऑडिटर, अदर कंपनीज में जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर देते हैं। अगर वो फेल हो गए अपॉइंट करने में, तो उसके विद इन 90 डेज उनके मेंबर्स करके उन्हें अपॉइंट करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की, इसके आगे इनको कौन अपॉइंट करता है ऑडिटर्स को? तो अपॉइंटमेंट बाय मेंबर एट जनरल एनुअल जनरल मीटिंग। तो इसके आने वाले समय में अगर अपॉइंटमेंट होगा ऑडिटर का, वो एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी के मेंबर अपॉइंट करेंगे। और एक ऑडिटर का जो टेन्योर होता है वो टिल 6th एजीएम होता है। ओके, टिल 6th एजीएम यानी कि 5 साल तक एक ऑडिटर किसी कंपनी में काम करता है। देखिए, फर्स्ट एजीएम हुआ तो फर्स्ट एजीएम से लेके एजीएम 5 तक तो उसका टेन्योर रहेगा, और जब 5 एंड होगा और एजीएम जब 6 होगा तो एजीएम 6 तक वो कंपनी में जुड़ा रहेगा। तो 6 इसलिए बोला गया है कि 6th एजीएम तक किसी भी ऑडिटर का टेन्योर होता है। ओके, तो बेसिकली 5 साल तक वो उसका टेन्योर हम कहते हैं। आइए इसके बाद बात करते हैं इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी अराइज हो गई, ऑडिटर की डेथ हो गई, तो उस केस में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करेगा? तो उस केस में ऑडिटर विद इन 30 डेज, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, विद इन 30 डेज ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। तो इफ वैकेंसी बाय रिजाइन, या फिर वैकेंसी अगर रिजाइन के कारण हुई है, तो अप्रूव्ड बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो उस केस में जनरल मीटिंग बिठानी पड़ेगी 3 मंथ के अंदर अंदर, और वहां पर एक नए ऑडिटर को अप्रूव करना पड़ेगा। ओके, अगर डेथ हुई है तो 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं नए ऑडिटर को, लेकिन अगर कोई ऑडिटर रिजाइन करके गया है तो विद इन 3 मंथ्स जनरल मीटिंग के अंदर एक नए ऑडिटर को अप्रूव करना होता है। तो आई होप आपको अदर कंपनीज के अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट ऑडिटर कैसे निकलता है अदर कंपनीज में? तो इनकॉर्पोरेशन के विद इन 30 डेज, नहीं हो पाया तो विद इन 90 डेज। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो होते हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, और अगर किसी की डेथ हो गई है तो विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, या फिर किसी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है तो यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स जनरल मीटिंग में नया ऑडिटर अप्रूव होता है। ओके, तो जब फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट यहाँ पर होता है तो इसके लिए फॉर्म AUD1 फिल करना पड़ता है विद इन 15 डेज। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना था। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में, तो गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? देखिए, जब भी गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, खुलती है नहीं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वो विद इन 60 डेज एक नए ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। अगर वो फेल हो गए, नहीं कर पाए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए तो विद इन 60 डेज, उसके नेक्स्ट 60 डेज में मेंबर जो है कंपनी के वो अपॉइंट करेंगे। ओके, तो 60-30-60 ये रूल है यहाँ पर। अदर कंपनीज में 30 एंड 90 का था, यहाँ पर है 60-30-60। अगर 60 डेज के अंदर CAG वो फेल हो गए तो 30 डेज के अंदर BOD वो फेल हो गए तो 60 डेज के अंदर मेंबर्स। ओके, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स यहाँ पर कौन अपॉइंट करते हैं? तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स हर साल यहाँ पर CAG ही अपॉइंट करता है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो उसके विद इन 180 डेज CAG उसको अपॉइंट करेंगे। और अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है तो विद इन 30 डेज CAG अपॉइंट करते हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर किस तरीके से होता है। और इसके साथ ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एजीएम और ईजीएम में क्या डिफरेंस है। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो साल में एक बार होती है, और ईजीएम यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो कि इमरजेंसी मीटिंग के नाम से जानी जाती है, जो कि अर्जेंट इश्यूज के लिए होती है। देखिए, अब बात करते हैं
अपॉइंटमेंट तो हो गई ऑडिटर की, रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। कोई ऐसा ऑडिटर है जो रिटायर होने वाला है, तो क्या उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है? तो एट एजीएम रिटायरिंग ऑडिटर इज प्रेजेंटेड टू बी रीअपॉइंटेड। हर एजीएम में रिटायरिंग ऑडिटर को ऐसा ही एज्यूम किया जाता है कि वो रीअपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और कब तक ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो रीअपॉइंटमेंट होगा उसका? जब तक वो डिस्क्वालीफाई ना हो चुका हो, और जब तक उसने खुद की से ही अनविलिंगनेस का नोटिस ना दिया हो कंपनी को कि मैं अब ऑडिटर आपके कंपनी में नहीं रह सकता, तब तक उसी को हम एज्यूम करते हैं कि यही नया ऑडिटर रहने वाला है। ओके। और इसी के साथ साथ अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास टू अपॉइंट समवन और एग्जिस्टिंग ऑडिटर नॉट टू रीअपॉइंट, या फिर तब भी ऐसा माना जाता है कि ये रीअपॉइंट नहीं होगा जब अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया है कि नहीं, किसी और को हमें रीअपॉइंट करवाना है, ठीक है, और नया ऑडिटर हमें लाना है, तब तक हम ये प्री एज्यूम कर सकते हैं कि यही ऑडिटर कंटिन्यू करने वाला है। ओके। तो 3 कंडीशन है जब हम प्री एज्यूम करेंगे कि यही ऑडिटर आगे भी ऑडिटर रहने वाला है। कब? जब वो डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, जब उसने खुद से ही एक अनविलिंगनेस का नोटिस ना दिया हो, और जब उसके खिलाफ एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो कंपनी में कि नहीं इस ऑडिटर को निकालो, नए ऑडिटर लाओ, तब तक हम प्री एज्यूम करते हैं कि यही ऑडिटर रहने वाला है। अब बात करते हैं मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर को हर कुछ पीरियड में चेंज होना पड़ता है। देखिए, कोई भी ऑडिटर किसी कंपनी के साथ परमानेंट लंबे समय तक नहीं जुड़ सकता। अगर मैं बात करूं, अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर है तो उसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और नेक्स्ट 5 ईयर्स वो उस कंपनी के साथ नहीं जुड़ा होगा, उसको हम बोलते हैं कूलिंग पीरियड। वैसे ही अगर कोई ऑडिटर एक फर्म है पूरी ऑडिट करने वाली एक फर्म है, तो वो उसका टेन्योर एक साथ 10 ईयर्स तक जा सकता है। 5 ईयर्स तक तो जाएगा ही, और कंपनी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको फिर से 5 ईयर्स तक अपॉइंट करेगी, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर वो नहीं रहेंगे, वो कंपनी ऑडिटर जो है वो फर्म के साथ नहीं जुड़ी रहेगी, वो उसे कूलिंग पीरियड होगा। उसके नेक्स्ट 5 ईयर जब हो जाएगा तो वो कंपनी के साथ जुड़ सकती है। तो यहाँ पर मैंडेटरी रोटेशन कंपलसरी है। और ये मैंडेटरी रोटेशन कहाँ कहाँ कंपलसरी है? देखिए, हर लिस्टेड कंपनी में तो ये कंपलसरी है ही। दूसरा, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो वहाँ भी ये कंपलसरी है रोटेशन ऑडिटर का। वैसे ही एवरी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 20 करोड़ से ज़्यादा है, और एवरी अदर कंपनी जिनकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा है, वहाँ पर मैंडेटरी रोटेशन कंपलसरी होगा ऑडिटर्स का। ओके। तो हर कोई कंपनी, चाहे वो लिस्टेड है, चाहे वो अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, अदर कंपनी है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उनका मैंडेटरी रोटेशन होने वाला है। इंडिविजुअल ऑडिटर हर 5 साल में रोटेट होता है, और कंपनी ऑडिटर हर 10 साल में हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे सेक्शन की, सेक्शन नंबर 140, जो कि अबाउट बात कर रहा है रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। अब ऑडिटर की अपॉइंटमेंट की तो बात हो गई है, अब ऑडिटर की रिमूवल और रेजिग्नेशन की बात हम यहाँ पर करेंगे। ऑडिटर के आने की बात हो गई, अब ऑडिटर को जाने की बात हम यहाँ पर करेंगे। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय, अगर किसी कंपनी में ऑडिटर को रिमूव करना है, देखिए ऑडिटर को रिमूव करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत पापड़ भी मिलने पड़ते हैं हमें। तो क्या क्या है? पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें नोटिस भेजना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म AUD-2 फिल करना पड़ेगा। देन उसके 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आपको मिल गया, उसके 60 दिन के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी में आपको पास करवाना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी ऑडिटर को कंपनी से रिमूव कर सकते हो। ओके। तो इतनी आराम से आप कंपनी से ऑडिटर को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली, और उसके बाद आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया। तो 3 पापड़ आपको बेलने पड़े। स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 फॉर ऑडिटर। कभी कभार जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो चाहते हैं कि कंपनी के इस ऑडिटर को हटाना है, तो वो स्पेशल नोटिस भी दे सकते हैं अंडर सेक्शन 115। इसी तरीके से शेयर होल्डर्स स्पेशल नोटिस तब भी देते हैं जब उन्हें डायरेक्टर्स को हटाना होता है कंपनी के। तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डायरेक्टर वाला सेक्शन पढ़ेंगे। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर को हटाना है या कंपनी के ऑडिटर को हटाना है, तो शेयर होल्डर एक स्पेशल नोटिस देते हैं अंडर सेक्शन 115 कि इनको रिमूव करो। ओके। तो ये तो बात हुई रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय कंपनी। अब हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल। अगर कोर्ट ही एक ऑडिटर को रिमूव कर रहा है, तो कोर्ट कब कर सकता है? इन केस ऑफ फ्रॉड। अगर कोई ऑडिटर फ्रॉड करेगा तो रिमूव करेगा ही कोर्ट। तो कोर्ट या तो सुयो मोटो अपने मन से कर रहा है कोर्ट रिमूव, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन आई है कोर्ट के पास, या फिर कोई ऐसा पर्सन गया है, कंसर्न पर्सन, उसने एप्लीकेशन दी है कोर्ट को। तो कोर्ट इन 3 केस में किसी भी ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर दे सकता है। ओके। तो ट्रिब्यूनल किसी भी ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर कब कब दे सकता है? सीओ मोटो खुद के उससे,
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने एप्लीकेशन दी है ट्रिब्यूनल में जाके। ओके, देन इफ एप्लीकेशन इज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से एप्लीकेशन आई है ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना पड़ता है 15 दिन के अंदर अंदर। ओके, याद रखना ये बात, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है ट्रिब्यूनल को भैया ये लिए एप्लीकेशन है, आप इस ऑडिटर को निकलवाइए कंपनी से, तो ट्रिब्यूनल को 15 दिन के अंदर ऑर्डर पास करना पड़ता है। एनी ऑडिटर रिमूव बाय ट्रिब्यूनल, देखिए कोई भी ऑडिटर अगर ट्रिब्यूनल के द्वारा निकलवाया गया होता है ना कंपनी से, तो वो किसी और कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स तक वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता जो ऑडिटर ट्रिब्यूनल के द्वारा निकलवाया गया हो कंपनी से। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। देन अब बात करते हैं रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। अभी तक तो हम ऑडिटर को निकलवा रहे थे धक्का मार के, पहले तो कंपनी ने निकलवाया, फिर हमने देखा ट्रिब्यूनल ने निकलवाया। अब ऑडिटर क्या खुद की मर्जी से भी जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो ऑडिटर जब भी जाएगा कंपनी को छोड़ के, तो उसको रीजन और नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। किसको? कंपनी को और रजिस्ट्रार और कंपनी को। इसके लिए उसे AUD फॉर्म 3 भी फिल करना पड़ता है। ओके, और अगर ऑडिटर वो गवर्नमेंट कंपनी का है तो उसको रीजन और नोटिस तो देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर। किसको? यहाँ पर एक मेंबर और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो होगा CAG, क्योंकि हमने देखा था गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? CAG, सबसे पहला कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, और कंपनी को भी उन्हें नोटिस देना है और ROC को भी उन्हें नोटिस देना है। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है कंपनी से, तो उसको रीजन प्लस नोटिस देना पड़ता है 30 दिन के अंदर अंदर। अगर नॉर्मल कंपनी है, अदर कंपनी से, तो कंपनी और ROC को देगा, और अगर गवर्नमेंट कंपनी का केस है तो कंपनी CAG एंड ROC को देगा। ठीक है, और इसके लिए फॉर्म AUD 3 भी फिल करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 141 की, जो कि बात करता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या उनकी डिसक्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कोई भी बंदा जो CA है ना, वो ऑडिटर बन सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो CA है वो ऑडिटर बन सकता है। और अगर ऑडिटर इंडिविजुअल ना होकर एक फर्म है, ऑडिटर इंडिविजुअल ना होकर एक फर्म है, एक बड़ी कंपनी है जो ऑडिट करती है, तो उसमें जितने भी पार्टनर हैं वो क्या होने चाहिए? ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए? CA होने चाहिए। और फर्म इंक्लूड्स LLP, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली फर्म इंक्लूड होती है। ओके, अब बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन की। ये तो एलिजिबिलिटी थी कि कौन बन सकता है, डिसक्वालिफिकेशन कौन नहीं बन सकता ऑडिटर। देखिए, अगर किसी कंपनी का कोई ऑफिसर है, एम्प्लॉई है, तो वो उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। उसी कंपनी का ऑफिसर, उसी कंपनी का एम्प्लॉयर, उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। दूसरा, उसी कंपनी का पार्टनर या एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, उसी कंपनी का पार्टनर, उसी कंपनी का ऑफिसर या उसी कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव, देखिए कोई पर्सन या उसका रिलेटिव अगर उसने कंपनी के सिक्योरिटीज को होल्ड कर रखा है 1 लाख से ज़्यादा के, या फिर उसने कंपनी को लोन दिया है 5 लाख से ज़्यादा का, या उसने कंपनी को गारंटी दिया है 1 लाख से ज़्यादा का, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, ओके। देन फोर्थ है ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनी। कोई ऐसा ऑडिटर है जो 20 कंपनी में ऑलरेडी ऑडिटर है, तो वो 21st कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। देन पर्सन कन्विक्टेड फॉर फ्रॉड, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा ऑडिटर है जिसने पहले फ्रॉड कर रखा है और अभी तक 10 ईयर गुजरे नहीं है। ठीक है, 10 ईयर गुजरे नहीं है उसको फ्रॉड किए हुए, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। देन बार्ड बाय सेक्शन 144, जिसको सेक्शन 144 के तहत ही मनाही है कि भैया ये काम आपको नहीं करना, तो वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेक्शन 144 एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 142, स्मॉल सेक्शन है अबाउट द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। देखिए, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन के बारे में बात करेगा। जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है कंपनी का, तो उसकी रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिक्स करते हैं। और जब जैसे जैसे सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं आगे चल के, तो उनकी जो रेम्यूनरेशन फिक्स की जाती है वो जनरल मीटिंग में फिक्स की जाती है। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 143 की, जो कि बात कर रहा है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये सेक्शन बात करेगा कि ऑडिटर की क्या पावर्स एंड ड्यूटीज हैं। जैसे ऑडिटर हैव द राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर। ऑडिटर के पास एक राइट होता है कि वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, वाउचर्स को एक्सेस कर सकता है। मेक रिपोर्ट टू द कंपनी, कंपनी के बारे में रिपोर्ट बना सकता है। जो भी उसने अकाउंट्स को एग्जामाइन किया है तो उसके रिगार्डिंग वो रिपोर्ट बना सकता है। इसी के साथ साथ ये सेक्शन आपका गवर्नमेंट कंपनी के रिगार्डिंग
भी बात करता है और ब्रांच ऑडिट के रिगार्डिंग भी बात करता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमें पता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक ऑडिटर अपॉइंट करता है। तो सपोज यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है तो उन्होंने अपॉइंट किया गवर्नमेंट कंपनी के लिए एक ऑडिटर को। ओके, तो इस ऑडिटर ने गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करी और ऑडिट रिपोर्ट बना के किसको दे दी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी। ठीक है, तो ऑडिटर सीएजी ने एक पर्सन को अपॉइंट किया और इस पर्सन ने रिपोर्ट बना के सीएजी को दे दी। अब गवर्नमेंट कंपनी में क्या होता है ना, कभी कभार बहुत घपलेबाजी हो सकती है, तो इसलिए सीएजी क्या चाहता है कि एक और ऑडिट हो, एक सप्लीमेंट्री ऑडिट और हो। जिस तरीके से आप पेपर में जब आप शीट्स मांगते हैं, एक्स्ट्रा शीट मांगते हैं, जब आपकी भर जाती है तो आप सप्लीमेंट्री शीट मांगते हैं, तो सीएजी भी चाहता है कि एक ऑडिट तो हो गई, इसके साथ साथ एक और ऑडिट हो चेक करने के लिए। तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, अब ये ऑडिट रिपोर्ट दे दी इस पर्सन ने बना के, अब इसी के 60 दिन के अंदर अंदर सीएजी एक और ऑडिट करवाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। किसकी करवाता है? यही गवर्नमेंट कंपनी की। तो ये इस सेक्शन में बात करी गई है। इसी के साथ इस सेक्शन में ब्रांच ऑडिट की भी बात करी गई है कि सपोज कोई कंपनी है दिल्ली में, उसकी एक ब्रांच मुंबई में है, एक कोलकाता में है, तो वहाँ की ऑडिट कौन करेगा? तो देखिए वहाँ की ऑडिट कंपनी का ही ऑडिटर कर सकता है। जो दिल्ली में कंपनी है उनका ऑडिटर भी वहाँ जाके ऑडिट कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन कंपनी हायर कर सकता है जिसके पास क्वालिफिकेशन है, वो सीए है, तो कोई फलाने पर्सन से भी वो ऑडिट करवा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स के बारे में। देखिए अगर कोई भी फ्रॉड ऑडिटर ने पकड़ा और ग्रेटर देन 1 करोड़ है, ऑडिटर ने कंपनी का ऑडिट किया और पता चला कि फ्रॉड किया है कंपनी ने और 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड है, तो उसको वो रिपोर्ट करना चाहिए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वैसे ही अगर फ्रॉड पकड़ा गया है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से कम का है, तो उसे ऑडिटर ऑडिट कमेटी या फिर बोर्ड को रिपोर्ट कर सकता है। देखिए अगर ऑडिटर ने फ्रॉड तो पकड़ा लेकिन उसे रिपोर्ट नहीं किया, तो ऐसे केस में ऑडिटर को फाइन हो सकता है। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख तक का और अदर कंपनी के केस में 1 लाख तक का। ऑडिटर को तो फाइन होगा ही, साथ साथ इन कंपनीज को भी फाइन होता है। ओके, ऑडिटर को क्या फाइन होता है वो भी हम देखेंगे। देन है सेक्शन नंबर 144 अबाउट द ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। देखिए कोई भी कंपनी का ऑडिटर कुछ सर्विसेज उस कंपनी में नहीं कर सकता। क्या क्या सर्विसेज नहीं कर सकता? आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये सेक्शन 144 है। जैसे उस कंपनी के अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग को वो नहीं कर सकता। ठीक है, जिस कंपनी में आप ऑडिट कर रहे हो उसी कंपनी की अकाउंटिंग आप नहीं करोगे और बुक कीपिंग भी आप नहीं कर सकते। उसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट आप नहीं कर सकते। डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम आप नहीं कर सकते। उस कंपनी में आप एक्चुअल सर्विस नहीं दे सकते। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस वो ऑडिटर उस कंपनी में नहीं दे सकता। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस वो ऑडिटर उस कंपनी में नहीं दे सकता। वेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, ये भी रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस, ये भी उस ऑडिटर उस कंपनी में नहीं दे सकता। मैनेजरियल सर्विस अपनी वो ऑडिटर उस कंपनी में नहीं दे सकता। और भी अदर काइंड की सर्विस वो ऑडिटर उस कंपनी में नहीं दे सकता जिस कंपनी में वो ऑडिट करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 144 अबाउट ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज। ऑडिटर कुछ सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता। देन आता है हमारा सेक्शन नंबर 145 अबाउट द ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट। देखिए ऑडिटर जो भी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसमें उसका साइन बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो वो वैलिड मानी जाएगी कि हाँ ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट बनाई भी है नहीं बनाई है। तो ये सेक्शन बोलता है 145। देन है 146 ऑडिटर टू अटेंड द जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होगी तो ऑडिटर या तो हिमसेल्फ या फिर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अथॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव जाके अटेंड कर सकता है जनरल मीटिंग को। देन आता है इसके बाद सेक्शन नंबर 147 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि भैया अगर कोई धोखाधड़ी करी गई ऑडिटर के द्वारा या कंपनी के द्वारा तो क्या क्या फाइन या पनिशमेंट होगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर तो फाइन लगता है 25,000 से लेके 5 लाख तक का, और जो ऑफिसर इन ड्यूटी है उसके ऊपर फाइन लगेगा 10,000 से लेके 1 लाख का। लेकिन जो ऑडिटर है उसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो 25,000 से लेके 5 लाख तक लगेगा, या फिर जो भी उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो भी उसको फीस मिल रही है ऑडिट करने की, उसका 4x 4 गुना या विच एवर इज लेस। और अगर पता चला कि ऑडिटर ने जानबूझ के फ्रॉड किया तो उस समय तो फाइन का अमाउंट ही बढ़ जाता है। देखिए जब नॉर्मली पकड़ा गया है तो 25,000 से लेके 5 लाख है, लेकिन जानबूझ के पता चला है कि ऑडिटर ने फ्रॉड किया है तो उस समय जो फाइन है वो 1 लाख से लेके 25 लाख या फिर
8 टाइम ऑफ रेमुनरेशन विच एवर इज लेस, और साथ ही उस समय जेल भी होगी 1 ईयर की। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अबाउट द पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। ओके, अब आता है लास्ट सेक्शन इसका, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 148, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाइड कॉस्ट ऑडिट ऑफ सर्टेन कंपनीज। ये जो सेक्शन है वो कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है कुछ कंपनीज को बोलती है कि आप कॉस्ट ऑडिट करो। तो यहाँ पर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है एक कंपनी को कि भैया आप अपनी कंपनी में अपॉइंट करो कौन, कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट हुआ, उसने क्या किया, ऑडिट रिपोर्ट बनाई और कंपनी को लाके दी, और कंपनी को वही उसकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को 30 दिन के अंदर किसको देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ऐसा सेक्शन कहता है 148। ठीक है, तो 148 सेक्शन टॉक्स अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई द कॉस्ट ऑडिट फॉर द सर्टेन कंपनी। कुछ कुछ कंपनीज को सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि भैया आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसको स्पेसिफाई करती है सेंट्रल गवर्नमेंट? कोई ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर 35 करोड़ से ज़्यादा जाता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है। इसमें उन्होंने कैटेगरीज भी बना रखी है गवर्नमेंट ने। लाइक कैटेगरी ए के अंदर जो जो कंपनीज आती है, अगर उनका फाइनेंशियल ईयर का जो एनुअल टर्नओवर है 50 करोड़ से ज़्यादा जाता है, और उनके जो इंडिविजुअल अगर कंपनी है उनका एग्रीगेट टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा जाता है, तो उन्हें कॉस्ट ऑडिट करवानी है। वैसे कैटेगरी बी के अंदर जो जो कंपनीज आई हैं, जो कंपनीज हैं, उनका अगर फाइनेंशियल ईयर का एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का जाता है, और एग्रीगेट इंडिविजुअल कंपनीज अगर है उनकी, तो उनका टर्नओवर अगर 35 करोड़ से ज़्यादा जाता है, तो ऐसी ऐसी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवानी पड़ेगी। ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 148। तो ये थे ओवरऑल सारे सेक्शन जो कि आज हमने कवर किए हैं चैप्टर नंबर 10 में, जो कि 139 से 148 की बात करता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तब तक मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।